नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग लुसेंट जी के कवर कर रहे हैं। तो ऑलरेडी जो भी लेक्चर बना हुआ है उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पार्ट 11 कर रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जहाँ तक हमने छोड़ा था, जहाँ से हमें शुरू करना है। तो यहाँ से हमें शुरू करना है पॉइंट से। तो पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है कि पॉइंट दिया गया है कि बिक्री कर के रूप में, ठीक है, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। ठीक है, तो बिक्री कर के रूप में मूल्य का कौन सा भाग वसूला जाता था? तो 10वां भाग। इसे बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो मतलब बिक्री कर वसूला जाता था 10वां भाग, तो अगर उसे कोई बचाता था यानी कि नहीं देता था तो उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। ऐसा किसके टाइम में होता था? तो अशोक के टाइम में होता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। ठीक है, एग्रोनोमाई कौन था? तो मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो ऐसा किसके द्वारा बताया गया है? तो मेगास्थनीज ने ये बताया कि जो एग्रोनोमाई था वो कौन था? तो वो मार्ग निर्माण अधिकारी था, यानी कि जो रास्ता बनवाने का अधिकारी कौन था? तो एग्रोनोमाई। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। ठीक है, तो जस्टिन के अनुसार क्या बताया गया कि जस्टिन ने यह बताया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना की अगर हम बात करें तो उसमें अश्वारोही सैनिक किसको बोलते हैं? जिसके पास घोड़ा होता है। ठीक है, तो जिसके पास घोड़ा था वो सैनिक कितने थे? उनकी संख्या कितनी थी? 50,000। ठीक है, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। प्लूटॉर्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल, ठीक है, नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। तो ऐसा किसके द्वारा बताया गया है? कि प्लूटार्क यानी या जस्टिन की अगर हम बात करें तो उसके अनुसार ये बताया गया कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था? नंदों की पैदल सेना से 3 गुना अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था, और जो मतलब युद्ध क्षेत्र में जो भी सेना होते थे उनको कमांड जो करता था, नेतृत्व करता था, उनको क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। यहाँ पे कुछ प्रशासनिक समिति और उसके कार्य दिया गया है। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, कि प्रशासनिक समिति और उसके कार्य दिया गया है। तो समिति की बात करें तो प्रथम में क्या था? उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण। द्वितीय की अगर हम बात करें तो उनका कार्य क्या था? विदेशियों की देखरेख। तृतीय में था जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ में था व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम में था निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण। और षष्ठ यानी कि छठा में था बिक्री का कर वसूलना। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रशासनिक समिति और उसके कार्य। तो जो भी समिति था और उसका कार्य क्या था यहाँ पे हमने बता दिया। आगे दिया गया कि सेना समिति उसके कार्य। ठीक है, जो सेना समिति थी और उसकी कार्य क्या क्या थी इसको भी समझ लीजिए। तो प्रथम की बात करें तो जल सेना की व्यवस्था। ठीक है, द्वितीय की अगर बात करें तो यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय में पैदल सैनिकों की देखरेख होती थी। चतुर्थ में अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम में गज सेना की देखरेख। और षष्ठ यानी कि छठा में रथ सेना की देखरेख। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? जो सेना सैन्य समिति था और उसके क्या कार्य था वो हमने आपको बता दिया। चलिए आगे की तरफ आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। तो अगर जो सैन्य विभाग यानी कि सैनिक वाला विभाग था तो उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? तो सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। जैसे आप देखते होंगे रामायण वगैरह में, महाभारत में, ठीक है, तो उसमें भी जो सैनिक होते थे तो उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था? सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करते थे। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने यह भी बताया कि जो मौर्य सेना थे तो उसका रख रखाव, देखभाल, सब कुछ कौन करता था? तो 5 लोगों का एक समिति था, 6 समितियां करती थी। ठीक है, 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तवार विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। ठीक है, तो मौर्य प्रशासन की अगर हम बात करें तो गुप्तचर, ठीक है, गुप्तचर यहाँ पे होगा, गुप्तवार नहीं है। गुप्तचर विभाग जो था वो महात्माय सर्प नामक आत्माय के अधीन था। ठीक है, तो यहाँ पे एक आदमी था महात्माय सर्प नामक अमात्य, उसके अधीन ही ये चीज दिया हुआ था। अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को
गूढ़ पुरुष कहा गया है। तो अर्थशास्त्र में डायरेक्ट यहाँ से इस तरह से पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है। तो अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा गया है, तो गूढ़ पुरुष कहा गया है। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। और कुछ ऐसे भी गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे, उनको क्या कहा गया था, तो उनको संस्था कहा गया है। कहाँ पे, तो अर्थशास्त्र में। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा, गूढ़ पुरुष और संस्था। तो गूढ़ पुरुष किसको कहा गया, ठीक है, तो गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया, और वैसे गुप्तचर जो एक ही जगह रहकर कार्य करते थे उनको संस्था कहा गया था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी गुप्तचर थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर कार्य करते थे। तो वैसे गुप्तचर जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर कार्य करते थे उनको संचार कहा जाता था। ठीक है, अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। ठीक है, तो जो जनपदीय न्यायालय था उसके जो मतलब न्यायाधीश थे उनको राजू कहा गया था। किसके समय में, तो अशोक के समय में। ठीक है, अशोक के समय में जनपदीय न्यायालय के जो भी न्यायाधीश थे उनको क्या कहा जाता था, राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। और वैसे भूमि जो सरकार के अधीन था, ठीक है, उसको कैसा भूमि कहा गया, तो सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। तो वैसा भूमि जहाँ पे बिना अगर बारिश नहीं हो रहा है फिर भी वहाँ की खेती आप काफ़ी अच्छा हो रहा है, तो उसको क्या बोला गया था, अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। तो मेगास्थनीज के अनुसार जो भी मतलब भारतीय समाज है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 7 वर्गों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सा। पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, तीसरा है अहीर, चौथा है कारीगर, पांचवा सैनिक, छठा निरीक्षक एवं सातवां सभासद। ठीक है, तो ये 7 वर्गों में किसके द्वारा बांटा गया, तो मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज से बार बार आप याद रखिएगा इंडिगो बुक। ठीक है, कि जो इंडिगो था उसको किसने लिखा, तो मेगास्थनीज ने लिखा। ये सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। ठीक है, तो यानी कि जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति थी उसको अगर जो अपनाती थी महिला, उसको क्या कहा नाम दिया गया, तो रूपा जीवा। ठीक है, रूपा जीवा वो कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्तवक्त से सहायता प्राप्त की थी। तो जो नंद वंश था उसको खत्म करने में, ठीक है, उसको खत्म करने में, उसका विनाश करने में कश्मीर के राजा पर्वतक की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, नंद वंश को खत्म कर दिया था। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि जो मौर्य शासन था वो कितने वर्षों तक रहा, तो 137 वर्षों तक मौर्य शासन रहा था। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था। ठीक है, वृद्धरथ था, जो वृद्धरथ था वो मौर्य वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश का नींव डाला। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो मगध वंश यहीं पे खत्म हुआ। उसका अंतिम शासक वृद्धरथ था और उसका हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो जैसे ही मगध खत्म हुआ वहाँ पे शुंग वंश का शुरुआत किया गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, तो टॉपिक की अगर हम बात करें तो हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू होगा ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है, ब्राह्मण साम्राज्य को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको पता है कि जो भी ये वीडियो बनता है वो लगभग वही 25 से 30 मिनट के राउंड में बनता है, ताकि देखिए ज़्यादा लंबा लेक्चर अगर हम खींचेंगे तो ये क्या है, इतिहास, और इतिहास थोड़ा बोरिंग होता है। इसको कैसे भी कोई टीचर पढ़ाता है तो थोड़ा ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। इसलिए हम लोग बस इसको थोड़ा ज़्यादा छोटा ही रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। छोटा छोटा ही थोड़ा थोड़ा सीख के पूरा सीख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा सोच है, बाकी आप थोड़ा सा हेल्प करिएगा। चलिए, अब आप बाकी सारे वीडियो में तो आपने बहुत अच्छा प्यार दिखाया है, यहाँ भी आप दिखाइए। ठीक है, तो ब्राह्मण साम्राज्य की अगर हम बात करें तो जो पुष्यमित्र शुंग था जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली वो ब्राह्मण जाति का था। ठीक है, वो कौन से जाति का था, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की, और जो शुंग शासक थे उन्होंने क्या किया था, तो अपना उनका जो जो राजधानी था वो कहाँ पे स्थापित किया गया, विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया, और जो पुष्यमित्र शुंग था उसने क्या किया कि एक इंडो यूनानी शासक था जिसका नाम था मिनांडर, उसको पुष्यमित्र ने पराजित कर दिया, यानी कि उसको हरा दिया।
पुष्यमित्र शुक्र ने 2 बार अश्वमेघ यज्ञ किया, इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेघ यज्ञ कराया। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा कि पुष्यमित्र जो शुक्र थे वो कितना बार अश्वमेघ यज्ञ कराए, तो याद रखिएगा 2 बार कराए। और किसने मतलब यज्ञ करवाया इनके लिए, तो जो पतंजलि था उन्होंने। ठीक है, पतंजलि थे, उन्होंने इनके लिए यज्ञ करवाया, तो ये नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाएगा। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया अगर पूछा जाए। ठीक है, भरहुत जो स्तूप था। ठीक है, तो भरहुत स्तूप का भी नाम अगर जब पूछा जाए तो यहाँ पे आपको ये नाम याद रखना है, पुष्यमित्र शुक्र की इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। शुक्र वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ठीक है, जो शुक्र वंश था उनका अंतिम शासक कौन था, देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना की है। ठीक है, तो जब मगध का जो गद्दी था उस पर क्या हुआ कि वृत्रथ का हत्या किया गया, किसके द्वारा, पुष्यमित्र शुक्र द्वारा। और उसके बाद क्या हुआ कि जो लास्ट इनका जो था, जो शुक्र वंश का अंतिम शासक देवभूति था, उनका हत्या वासुदेव ने कर दिया और मगध की जो गद्दी था उस पर कण्व वंश की स्थापना कर दिया गया। अगर कण्व वंश की बात करें तो उसका अंतिम राजा जो था सुशर्मा था। कौन था, सुशर्मा उसका अंतिम राजा था। और यहाँ पे सिमुक की बात करें, ठीक है, तो सिमुक ने क्या किया, 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की है। तो यहाँ पे कौन सा वंश का स्थापना किया गया, सातवाहन वंश का स्थापना किया गया। अगर सातवाहन वंश की बात करें तो सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया। और प्रतिष्ठान की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। ठीक है, तो जो प्रतिष्ठान है वो आंध्र प्रदेश के औरंगा जिले में स्थित है। वहाँ पे क्या किया गया था कि सातवाहन द्वारा राजधानी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि सातवाहन वंश के प्रमुख शासक कौन थे, तो सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, तो ये जो थे ये सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे। यहाँ से याद रखिएगा, सिमुक सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातकर्णी ने 2 अश्वमेघ तथा एक राजसूय यज्ञ किया था। ठीक है, तो सातकर्णी द्वारा क्या किया गया था, 2 जो यज्ञ था वो अश्वमेघ यज्ञ कराया गया था, जबकि एक राजसूय यज्ञ कराया गया था। सातवाहन शासकों के समय प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुनादय थे। ठीक है, तो जो प्रसिद्ध साहित्यकार की बात करें तो उस टाइम कौन कौन थे, तो उस टाइम दो यहाँ पे, एक तो हाल थे और दूसरा गुनादय थे। तो ये दोनों कौन थे, सातवाहन शासक के समय प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हाल ने गाथा सप्तदशक तथा गुणाढ़क ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की। तो याद रखिएगा कि हाल ने क्या किया था, गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहद कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। तो सातवाहन शासकों के द्वारा क्या किया गया था, चांदी का मुद्रा, तांबे का मुद्रा, सीसा का, पोटीन और कांसे का मुद्रा का प्रचलन किया गया था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। तो अभी भी देखते होंगे कुछ ना कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ब्राह्मण को अगर कोई पूजा पाठ उनसे कराते हैं तो उनको भूमि अनुदान दे देते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो प्रारंभ था किसके द्वारा किया गया था, ये जो प्रथा, मतलब प्रथा क्या है, मतलब ये इसका शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, तो सातवाहन शासकों ने सबसे पहले किया था। ठीक है, सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मणी थी। अगर इनकी हम भाषा की बात करें तो इनका भाषा प्राकृतिक था और इनका जो लिपि था वो ब्राह्मणी लिपि था। सातवाहन का समाज मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, तो और इनके समाज की बात करें, ठीक है, इनके समाज की बात करें तो कौन समाज था, मातृ सत्तात्मक इनका समाज था। सातवाहनों की संपूर्ण सातवाहनों की जो भी महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं वो कौन कौन है, कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती का कला विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासनों दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि सातवाहनों की जो भी महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां हैं वो कौन कौन सी है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, भारत का यवन राज्य। ठीक है, तो भारत का जो यवन राज्य है इसको हम लोग अब शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। दिया गया कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है, यानी कि जो भी मतलब विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, तो उसका अगर सीक्वेंस वाइज हम देखें तो नाम यहाँ पे आपको देखना है कौन कौन सा, हिंद यूनानी, शक,
पहल्य और कुषाण। तो यहाँ पे क्रम वाइज यानी कि सीक्वेंस वाइज में दिया गया है, जो भी भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी थे उनका यहाँ पे क्रम वाइज दिया गया है। अगर हम बात करें, ठीक है, किसके बारे में, तो सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटीओकस प्रथम ने अक्षुण्य बनाए रखा। ठीक है, तो क्या दिया गया है कि सेल्यूकस के द्वारा जो स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया का विशाल साम्राज्य को इसके जो मतलब उत्तराधिकारी कौन थे, एंटीओकस प्रथम, उसने अक्षुण्य बनाए रखा। एंटीओकस II के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो जो एंटीओकस II था उसके शासनकाल में, तो जो जैसे वो विद्रोह करता था उसके फलस्वरूप क्या होता था कि मतलब जो बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए, फ्री हो गए। ठीक है, बैक, बै, बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। ठीक है, तो जो बैक्ट्रिया का विद्रोह था उसका अगर नेतृत्व की बात करें तो कौन किया था, डियोडोटस ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। तो कौन कौन थे, तो डियोडोटस II, यूथिडेमस, डेमिट्रियम, मिटेंडर, यूक्रेटाइसस, एंटी आल्किडस तथा हर्मिक्स। ये नाम आपको याद रखना है, थोड़ा सा ये नाम कठिन है नाम लेना जल्दी जल्दी, तो इसको अच्छे से आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमिट्रियस ने किया था। तो भारत पर अगर सबसे पहले आक्रमण की बात करें तो बैक्ट्रिया का शासक कौन था, डेमिट्रियस, उसने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसके शासन को अपनी राजधानी बनाए। ठीक है, इसके साकल जो थे, ठीक है, इसके साकल उसको अपनी राजधानी बनाए। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियस यूनानी कहा गया। ठीक है, तो इसे ही क्या कहा गया, हिंद यूनानी या फिर बैक्ट्रियस यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर, जो कि 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल यानी कि जो आधुनिक सियालकोट है वो है, और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो मिनांडर की अगर हम बात करें तो उसने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। किससे लिया था, तो नागसेन यानी कि नागा अर्जुन से लिया था। मिनांडर ने के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या फिर मिलिंद प्रश्न है। ठीक है, तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि मिलिंडर के प्रश्न यानी कि जो मिलिंडर ने प्रश्न किया और नागसेन द्वारा दिया गया उस प्रश्न का उत्तर एक पुस्तक में रखा गया, लिखा गया, जिसका नाम की अगर हम बात करें तो मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या फिर मिलिंद प्रश्न है। अगला पॉइंट की तरफ देख चलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया कि हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए, जिसके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। ठीक है, तो जो हिंद यूनानी थे वो भारत के पहले ऐसे शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने का सिक्का जारी किया। तो सोने के सिक्का की बात करें तो भारत में सबसे पहले किसके द्वारा जारी किया गया था, तो वो हिंद यूनानी द्वारा ही किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, हिंद यूनानी द्वारा किया गया था। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई, जिन्हें हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। तो भारत में जो गंधार कला है वो क्या है, इसका उत्तम उदाहरण है। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी, तो उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, शक। ये क्या है, शक। तो शक हमारा अगला टॉपिक है। तो चलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो शक देख लेते हैं कि कितना है। तो हाँ, शक हम लोग इस सेशन में कर लेंगे, और उसके आगे जो कुषाण होगा उसको नेक्स्ट कुषाण से शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो देखिए यूनानियों के बाद शक है। तो जो भी यूनानी थे, ठीक है, जो भी यूनानी थे उसके बाद कौन आया, तो उसके बाद शक आया। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि शकों की कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी, और जो भी शाखा थी, जो भी ब्रांचेस थी, उसकी राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा ने उत्तरी बकन पर प्रभुत्व स्थापित किया। शक मूलतः
मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। तो शक की अगर बात करें कि शक आखिर थे कौन, तो वो जो मध्य एशिया थे वहाँ के निवासी थे और चारागाह की खोज में क्या हुआ कि वो भारत आ गए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो जो 58 ईस्वी ईसा पूर्व था, उस टाइम उज्जैन में एक जो वहाँ के स्थानीय राजा थे, उन्होंने क्या किया, शकों को पराजित कर दिया, उनको हरा दिया और उनको खदेड़ के बाहर निकाल दिया। ठीक है, खदेड़ कर बाहर निकाल दिया और उन्हें क्या हुआ कि विक्रमादित्य की उपाधि भी मिला। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, जब मतलब शकों पर विजय हुआ यानी कि उस पर जीत हासिल हुआ, तो उसकी उपलक्ष्य में क्या किया गया, 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत जिसका नाम है विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गया। उसी समय से क्या हुआ कि जो विक्रमादित्य थे वो एक लोकप्रिय उपाधि बन गया, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। अगर हम गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य, ठीक, अगर हम बात करें कि इसके बारे में कि सबसे अधिक विख्यात जो सबसे फेमस मतलब विक्रमादित्य थे वो कौन थे, तो वो थे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, कौन थे, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। अगर शकों की अगर जो भी शाखाएं थी उसके अगर हम कंपेयर करें, तो जो दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा मतलब प्रभुत्व स्थापित किया करने वाला, ये सबसे मतलब करने वाला शाखा था जो सबसे लंबे समय तक क्या किया था, शासन किया था। लगभग 4 शताब्दी तक उसने क्या किया था, शासन किया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया कि गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। तो जो गुजरात में चल रहा था, क्या चल रहा था, समुद्री व्यापार, उससे जो ये शाखा थी काफ़ी लाभान्वित हुई, यानी काफ़ी उसको बेनिफिट हुआ और भारी संख्या में उसने क्या किया, चांदी के सिक्के जारी किए। शकों की, ठीक है, जो शक थे उनका सबसे प्रतापी अगर शासक की बात करें तो रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध सुदर्शन झील मौर्य द्वारा जो निर्मित कराया गया था और जीर्णोद्धार किया। ठीक ठीक है, उनका क्या किया, उन्होंने जीर्णोद्धार कर लिया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था और जो रुद्रदामन था उसे संस्कृत से बहुत ज़्यादा प्रेम था। उन्होंने सबसे पहले शुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख के नाम जो है उसको जारी किया। इसके पहले के सभी जो भी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। ठीक है, तो जो भी शक राजा थे, तो मतलब भारत में वो क्या, जो शक राजा थे वो अपने को क्या कहते थे, क्षत्रप कहते थे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।